नमस्कार। आज बात करते हैं टोकनाइजेशन की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप कह सकते हैं मालिकाना हक की पूरी दुनिया ही बदल रही है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। स्क्रीन पर ये जो शानदार बंगला दिख रहा है, क्या कोई इसका मालिक बन सकता है, वो भी इसे पूरा का पूरा खरीदे बिना? या फिर किसी बहुत महंगी पेंटिंग का? सुनने में तो ये किसी सपने जैसा ही लगता है ना? लेकिन टोकनाइजेशन की वजह से ये अब हकीकत बन रहा है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि महंगी चीजों में हिस्सेदारी का क्या मतलब है। फिर ब्लॉकचेन की बात करेंगे, ये भरोसे की टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। उसके बाद एक मजेदार उदाहरण से समझेंगे कि टोकन क्या होता है। और आखिर में इसके बाजार, नियम, खतरे और भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, महंगी चीजों में हिस्सेदारी। सुनने में ये आइडिया बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जरा सोचिए, कोई महंगी चीज है, मान लीजिए एक आलीशान घर। अब किसी को वो पसंद आ गया, पर अकेले खरीदना बस की बात नहीं। तो उसने क्या किया, अपने दोस्त के साथ मिलकर खरीद लिया। प्लान सिंपल है, जब घर की कीमत बढ़ेगी तो बेचकर मुनाफा आधा आधा। आइडिया तो बहुत बढ़िया है ना। लेकिन यहीं पर असली मुश्किल शुरू होती है। कहते हैं ना, पैसा तो दोस्ती का दुश्मन होता है। और ये बात बिल्कुल सच है। जब पैसे की बात आती है तो अच्छे अच्छे दोस्तों के बीच भी भरोसा बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। काश ये भरोसा कोई टेक्नोलॉजी दे पाती। और बस भरोसे की इसी समस्या का हल लेकर आती है ब्लॉकचेन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप कह सकते हैं कि ईमानदारी की गारंटी देती है। पर सवाल ये है कि कैसे। तो ब्लॉकचेन को ना एक डिजिटल बही खाते की तरह समझिए। एक ऐसा खाता जिसमें हर लेन देन, हर ट्रांजैक्शन की एंट्री डिजिटल तरीके से होती है और ब्लॉक्स में सेव हो जाती है। अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसकी प्रक्रिया काफी मजेदार है। सबसे पहले कोई लेन देन होता है, ठीक है। फिर उस लेन देन की जो भी जानकारी है वो एक ब्लॉक में सेव हो जाती है। इसके बाद ये नया ब्लॉक पहले से मौजूद ब्लॉक्स की लंबी चेन से जुड़ जाता है। और सबसे जरूरी बात, एक बार ये ब्लॉक चेन से जुड़ गया तो फिर इसमें कोई भी बदलाव करना लगभग नामुमकिन है। तो ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा वादा क्या है? इसमें 3 खास बातें हैं। पहली, ये बहुत सुरक्षित है। दूसरी, ये पूरी तरह पारदर्शी है, मतलब कोई भी लेन देन देख सकता है। और तीसरी, ये किसी एक बैंक या सरकार के कंट्रोल से आज़ाद है। और इन्हीं वजहों से इसे भरोसे की टेक्नोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, अब जब हमने ये समझ लिया है कि भरोसा कहाँ से आ रहा है, तो आप टोकन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और इसके लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेंगे, एक एप्पल पाई का। लेकिन रुकिए, टोकन पर आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात समझनी होगी। कॉइन और टोकन ये दोनों एक चीज नहीं है। कॉइन की अपनी खुद की ब्लॉकचेन होती है, जैसे बिटकॉइन। वो डिजिटल पैसे की तरह काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोकन किसी बनी बनाई ब्लॉकचेन पर बनाए जाते हैं और वो किसी संपत्ति या अधिकार को दिखाते हैं, पैसे को नहीं। आप जरा इस ग्राफिक को देखिए। मान लीजिए ये एक एप्पल पाई है जो एक बहुत बड़ी संपत्ति को दिखा रही है। अब इसे एक बार में कोई अकेला खाए ये तो मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसके 8 बराबर टुकड़े कर दें तो इसे कई लोग मिलकर खरीद सकते हैं। बस यही तो टोकनाइजेशन है, किसी एक बड़ी संपत्ति को छोटे छोटे डिजिटल हिस्सों में यानी टोकन्स में बांट देना। तो अगर हम इसकी किताबी परिभाषा देखें तो टोकनाइजेशन वो प्रक्रिया है जिससे हम असल दुनिया की संपत्ति, जैसे कि कोई घर, जमीन या कोई आर्ट, उसे डिजिटल खरीदे बेचे जा सकने वाले टोकन में बदल देते हैं। ये एक तरह से असली संपत्ति का डिजिटल जुड़वां है। इसे और आसान तरीके से समझना है तो सोचिए, जैसे ईमेल एक चिट्ठी का डिजिटल रूप है, बिल्कुल वैसे ही एक टोकन किसी शेयर, बॉन्ड या किसी और संपत्ति का डिजिटल रूप है। और डिजिटल होने की वजह से इसे खरीदना बेचना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब थियरी से निकलकर इसके असली दुनिया के पहलू पर आते हैं। मतलब इसका बाजार कितना बड़ा है, इसे चलाने के लिए नियम कानून क्या है, और सबसे जरूरी, इसमें क्या क्या खतरे छिपे हैं। ये चार्ट देखिए, ये इस बाजार की तूफानी रफ्तार को दिखाता है। आज ये मार्केट करीब 1 ट्रिलियन यूरो का है और अंदाजा ये है कि 2030 तक ये 10 गुना बढ़कर 10 ट्रिलियन यूरो का हो जाएगा। 10 गुना, सोचिए जरा कितनी बड़ी छलांग है ये।
लेकिन देखिए, जब कोई चीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ती है तो उसे संभालने के लिए नियमों की ज़रूरत भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ जाती है। अगर कोई स्टैंडर्ड नहीं होंगे, कोई नियम कानून नहीं होंगे, तो बाजार में गड़बड़ी फैल सकती है। इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इसके साथ कुछ बड़े खतरे भी जुड़े हैं, जैसे कि हर देश में इसके लिए अलग-अलग कानून हैं, एक जैसे नहीं। बाजार में हेरफेर होने का डर हमेशा बना रहता है। इसका गलत इस्तेमाल जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी हो सकता है, और निवेशकों का पैसा कितना सुरक्षित है, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता है। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हर टोकन एक जैसा नहीं होता, सबका काम अलग अलग होता है। जैसे यूटिलिटी टोकन आपको किसी सर्विस को इस्तेमाल करने का हक देते हैं, सिक्योरिटी टोकन किसी चीज़ में आपकी हिस्सेदारी या मालिकाना हक दिखाते हैं, गवर्नेंस टोकन से आपको वोटिंग का अधिकार मिलता है। NFT के बारे में तो सबने सुना ही होगा। ये कला जैसी अनोखी चीज़ों का डिजिटल सर्टिफिकेट है, और स्टेबल कॉइन ये डिजिटल पैसे की तरह हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। क्या टोकनाइजेशन ही भविष्य की नई अर्थव्यवस्था है? क्या ये टेक्नोलॉजी सच में सब कुछ बदल देगी? एक अंदाज़ा लगाया गया है कि 2040 तक दुनिया की 60% से ज़्यादा संपत्ति टोकनाइज्ड हो चुकी होगी। 60%। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि ये बदलाव कितना बड़ा और गहरा होने वाला है। एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक मानना है कि अगले 20 से 30 सालों में ये टेक्नोलॉजी आज के फाइनेंशियल मार्केट की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख देगी। ये सिर्फ कोई नया प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा सिस्टम बदलने की ताकत रखता है। पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही सालों में टोकनाइजेशन हमारी फाइनेंशियल जिंदगी का एक काम हिस्सा बन जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव दुनिया और पैसे को लेकर हमारी आपकी समझ को कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना अब बहुत ज़रूरी हो गया है।